गीता अपने कमरे में बैठी अपने पति मोहन से बात कर रही थी। सुनिए जी, मैं सोचती हूँ कि भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है, तो क्यों ना हम अपने बच्चों को विदेश भेज दें पढ़ाई के लिए। कहे तो तुम ठीक ही रही हो, इसी बहाने इनमें जिम्मेदारी भी आ जाएगी। पर हाँ, मैं अपने पांचों बेटों को विलायत नहीं भेजूंगा। लेकिन ऐसा क्यों? अरे बाबा, कोई तो ऐसा हो जो मेरे काम कारोबार को भी आगे बढ़ाए और यहीं पर रहकर मेरा हाथ बटाए। समझ गई, तो हम अपने बड़े बेटों को भेज देते हैं। वैसे भी विवेक अभी बहुत छोटा है। तुम ठीक कहती हो। फिर क्या था, गीता और मोहन अपने चारों बड़े बेटों को विदेश बेटा विवेक वहीं रहकर अपने माँ बाबा की मदद करता है। अब 10 साल बीत गए थे। सभी बेटे अब जवान हो गए थे। माँ गीता और बाप मोहन भी अब अधेड़ उम्र के हो गए थे। अरे बेटा विवेक, जरा इधर तो आ। जी माँ, कहिए। तेरे लिए एक रिश्ता आया है। लड़की बहुत अच्छी है, संस्कारी है, पूरे 36 गुण हैं उसके अंदर। तू कहे तो शादी के लिए हाँ कर दूं? माँ, आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। गीता विवेक की शादी के लिए हाँ कर देती है और कुछ दिनों बाद विवेक की शादी कंगना से हो जाती है। कंगना का रंग काला था, इसीलिए उसे काफी तानों का सामना करना पड़ता था। एक दिन कंगना घर का काम कर रही थी कि तभी अचानक दरवाजे पर कोई आया। अरे कंगना, बेटा जरा देखना कौन है। जी माँ। कंगना दरवाजा खोलती है और उसके सामने 4 गोरी गोरी अंग्रेजन और 4 आदमी खड़े थे। हाय, ये कौन चिकनी चमेलियां हैं और इन्होंने कितने कम कपड़े पहन रखे हैं। अरे कौन है कंगना? ये मेरे क्या भगवान। देख लिया? अरे कंगना, ये अधनंगी लड़कियां कौन है? माँ, ये तुम्हारी बहुएं हैं। नमस्ते सासू माँ जी। अरे ये तू क्या बोले जा रहा है सागर? हाँ माँ, हम तेरे लिए 7 समंदर पार की बहुएं लाए हैं। हे भगवान, ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। माँ जी, क्या ये आपके बड़े बेटे हैं? हाँ। बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? बोल। अगर आपके बड़े बेटे इन लड़कियों के साथ शादी करके खुश हैं तो आपको भी इन्हें अपना लेना चाहिए। गीता को कंगना की बात समझ आ जाती है और वो अपनी सारी विदेशी बहुओं को अपना लेती है। विदेशी बहुएं घर का कोई भी काम नहीं करती थी और वो कंगना को हमेशा काली और गंवार कहकर चिढ़ाती। सुनो कंगना, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे ये कपड़े धो लाओ। जी जेठानी जी, अभी लाती हूँ। कंगना गांव वाले तरीके की तरह एमी के कपड़े थपकी से धोना शुरू कर देती है। अरे ये तो क्या कर रही है गंवार लड़की, इधर दे मेरे कपड़े। लेकिन जेठानी जी, अरे मैं तो कहती हूँ कि तू इस थपकी से अपना मुंह साफ कर ले, हो सकता है निखर जाए। एमी की बात कंगना को बुरी लगती है, लेकिन वो उसे वही चारों अंग्रेजन बहुएं कंगना की बेइज्जती करने के लिए एक प्लान बना रही थी। देवरानी कंगना, हम सभी आज शाम एक पार्टी में जा रहे हैं, तुम भी साथ चलना। जी मैं नहीं, आप ही जाइए, मैं यही सही हूँ। ओह, अब मान भी जाओ, कभी कभी सारी बहुओं को भी साथ में समय बिताना चाहिए। सभी पार्टी में एंजॉय कर रहे थे। जेठानी जी, मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा है। ओह, अभी तो बस पार्टी शुरू हुई है। तभी बेटी की एक दोस्त एरिना वहाँ आ जाती है। ओह बेटी, नाइस टू मीट यू एंड हाउ आर यू? ओह आई एम गुड, टेल समथिंग। ओह, ये कौन है? क्या ये तुम्हारी नौकरानी है? हाँ, ऐसा ही कुछ। हेलो, नाइस टू मीट यू नौकरानी। कंगना शांत खड़ी रहती है क्योंकि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था। ओह, आई थिंक तुम्हें इंग्लिश समझ नहीं आती। ओह यस, एरिना ये गंवार है। कंगना को ये है और वो वापस आकर अपने पति विवेक को सारी बात बता देती है। अब आप ही बताइए कि अगर मेरा रंग काला या फिर मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो क्या इसमें मेरी खता है? पता है वहाँ पार्टी में, पार्टी नहीं, पार्टी। हाँ वही, वहाँ सबके सब मेरा मजाक बना रहे थे। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या गांव से होना कोई गलत बात है? बिल्कुल नहीं कंगना, ये सब नासमझ लोगों की बातें हैं। तुम इन्हें दिल पर मत लो। और हाँ, अब रोना नहीं। ठीक है, नहीं रोऊंगी। हाँ, तो मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना तुम भी पढ़ाई शुरू कर दो। अब इस उम्र में तो क्या परेशानी है? और वैसे भी पढ़ाई की कोई उम्र थोड़े ना होती है। तो बोलो, क्या कहती हो तुम?
वो सब तो ठीक है, पर स्कूल जाने के लिए मेरे पास समय कहाँ है? उसकी फिक्र तो मत करो, मैं तुम्हारी घर बैठे पढ़ाई शुरू करवा सकता हूँ। सच? हाँ बिल्कुल। विवेक कंगना की ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ाई करानी किसी शुरू को भी कर इस बात देगा। की खबर नहीं थी। कंगना सारा दिन खूब मेहनत से काम करके रात को पढ़ने बैठती और रात के खाली समय में विवेक भी उसे पढ़ाता। अब काफी समय बीत गया था। विदेशी बहुएं ऐसी की ऐसी ही थी। वो अपना सारा काम कंगना से करवाती और खुद निठल्ली पड़ी रहती। सुनो कंगना, आज रात ना मेरी फ्रेंड के यहाँ पर एंगेजमेंट की पार्टी है, उसने तुम्हें भी इनवाइट किया है, तो तैयार हो जाना। जी भाभी जी। सभी तैयार होकर पार्टी में चले जाते हैं। जरा आज तो इस कंगना का चेहरा देखो, कुछ अलग सी ही चमक है चेहरे पर। और ये यहाँ आने को कितनी आसानी से तैयार हो गई। लगता है पिछली वाली इंसल्ट भूल गई है। भूल गई तो अब याद दिला दें। ओह एरिना, ऑफ कोर्स। सभी कंगना के पास जाती हैं। हेलो नौकरानी, हाउ आर यू? हेलो, आई एम फाइन एंड आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आई एम नॉट अ सर्वेंट। आर यू अंडरस्टूड? सभी कंगना को इंग्लिश में बात करते देख हैरान हो जाते हैं। ओह आई थिंक आई शुड गो। ऑफ कोर्स, एज यू विश। कंगना बहुत खुश थी। उसने इंग्लिश में बात करके सारी अंग्रेजनों के मुंह पर एक करारा थप्पड़ मारा था। इस कंगना का सारा एटीट्यूड तो अब मैं निकालती हूँ। पॉली कंगना पर ड्रिंक फेंकने के लिए टेबल तक जाती है, लेकिन उसकी ड्रेस वहीं टेबल में फंसकर फट जाती है। अरे पॉली भाभी, ये क्या हो गया? आप घबराइए मत, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, पर आप मेरे साथ चलिए। कंगना पॉली को बाथरूम में ले आती है। आप घबराइए नहीं, मैं हमेशा अपने साथ सुई और धागा रखती हूँ, ऐसे इमरजेंसी में बहुत काम आता है ये। लाइए, मैं आपकी ड्रेस सिल देती हूँ। कंगना पॉली की ड्रेस को सुई और धागे की मदद से सिल देती है। हो गया, अब आप आराम से पार्टी एंजॉय कीजिए। मुझे माफ करना कंगना, आई एम सो सॉरी। मैंने हमेशा ही तुम्हें बुरा भला कहा। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं भाभी जी, मैंने कभी आपकी बातें दिल से नहीं लगाई, आप माफी मत मांगिए। बाकी तीनों जेठानियां भी बाथरूम के बाहर खड़ी होकर सारी बातें सुन रही थीं। हमें भी माफ कर देना कंगना, हम सभी कितने बुरे हैं ना। रंग तो तुम्हारा काला है और दिल हमारा। मैं भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं, चलिए हम सभी साथ में पार्टी को एंजॉय करते हैं। इस तरह सारी बहुएं एक हो जाती हैं। अब विदेशी बहुएं भी सुधर गईं और वो कंगना के साथ मिलकर घर के सभी काम भी कराती और सभी एक साथ खुशी दो बच्चों राधिका और चंदू के साथ बैठी थी। दोनों बच्चों की उम्र 5 से 7 साल के बीच थी। चूल्हे पर रोटी बनाने के बाद रेशमा दोनों बच्चों से कहती है, राधिका, चंदू, बेटा खाना खा लो। माँ, ये सूखी रोटी प्याज से कब तक खाएंगे? मुझे ये खाने का मन नहीं करता। हाँ माँ, मुझे भी ये नहीं पसंद। बहुत दिन हो गए मुझे कड़ी चावल खाने हैं। आप तो बनाते ही नहीं हो, बस कभी रोटी को नमक के साथ दे देती हो तो कभी प्याज के साथ। भला सूखा सूखा बिना सब्जी के कब तक खाऊं माँ? माँ, मुझे भी कड़ी चावल खाने हैं। बनाओ बनाओ, कड़ी चावल बनाओ। बच्चों, क्या करूं? गरीबी के बिछौने में ऐसा लपेटा है कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, कितनी भी मेहनत कर लूं, लेकिन नमक आटे के अलावा और कुछ खरीद नहीं पाती जो मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाऊं। लेकिन मैं तुम्हें खिलाऊंगी जरूर। अपने बच्चों की बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाती थी। कुछ देर बाद दोनों बच्चे बाहर खेलने चले जाते हैं तो कड़ी चावल वाले ठेले को देखकर वो कहते हैं, भाई, ये कड़ी चावल खाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। वो औरत थोड़े से कड़ी चावल इस प्लेट में छोड़ गई है, खाने चले क्या? दीदी, माँ जूठा खाने को मना करती है, पर मैं क्या करूं? मन तो मेरा भी कर रहा है, इसलिए चलो। तभी दोनों बच्चे जूठे पत्तल के खाने को चुपके से खाते हैं। तभी दुकान वाला उन्हें देखकर भगा देता है। अरे बेशरम कहीं के, फटो यहाँ से। पैसे नहीं है गरीब कहीं के, और आ जाते हैं जूठा पत्तल चाटने के लिए यहाँ पे। दीदी भागो भागो, वो अंकल तो हमें मार ही देते अब। पता नहीं हमारा कैसा नसीब है, जूठे कड़ी चावल खाने को भी नसीब नहीं हुए। दोनों बच्चे भाग कर जा रहे थे कि अपनी माँ से टकरा जाते हैं। तो उनकी माँ पूछती है कि क्यों भाग रहे हो। इसके बाद वो बच्चे सारी बात बताते हैं। ये सुनकर रेशमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, बच्चों, तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी? थोड़ा सब्र रखो, मैं तुम्हारे लिए कड़ी चावल जरूर लाऊंगी। और चुपचाप घर पर जाओ, अभी मैं आती हूँ। ऐसा कहकर वो मंदिर चली जाती है और माता रानी के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए कहती है, हे माता रानी, अपने भक्तों पर कोई तो चमत्कार करो। ये कैसा भाग्य है
कि मैं अपने दोनों बच्चों की इच्छा को भी पूरी नहीं कर सकती, उन्हें ठीक से खाना भी नहीं खिला सकती। आखिर इतनी गरीबी आप क्यों देती हैं? मेरे बच्चों को कड़ी चावल खाना है, मैं कैसे बनाऊं उनके लिए? जितना भी काम करती हूँ पैसे हाथ में नहीं आते। कुछ करो माँ, कुछ करो। ये कहकर रेशमा मंदिर का घंटा बहुत देर तक बजाती है, जिससे उसके हाथों से खून बहने लगते हैं। तभी मूर्ति में से देवी माँ प्रकट होकर कहती है, पुत्री और रो मत, शांत हो जाओ। मैं तुम्हारी स्थिति को समझती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे बच्चों को कड़ी चावल खिलाने के लिए एक जादुई कड़ी चावल का पात्र दूंगी, जो कि खाली होने पर भी कभी खत्म नहीं होंगे। सदैव उसमें कड़ी चावल रहेंगे। लेकिन हाँ, तुम्हें मुझसे ये प्राप्त करने के लिए मुझे शुद्ध घी के हलवे का भोग लगाना होगा। उसी के बाद जादुई कड़ी चावल के पात्र प्राप्त कर सकती हो। माता रानी, आपके साक्षात दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। आपने जो कहा है वो मैं जरूर करूंगी। आपको भोग जरूर लगाऊंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तत्पश्चात माता रानी अंतर्ध्यान हो जाती है और रेशमा मंदिर से बाहर आकर एक दुकान पर जाकर कहती है, भाई साहब, क्या मेरे लायक आपकी दुकान पर कोई काम है? मुझे काम की बहुत जरूरत है। नहीं नहीं, अभी मुझे किसी की जरूरत नहीं है, कोई काम नहीं है मेरे पास। तभी रेशमा फिर से दूसरी दुकान पर पहुंचती है, जहां उसे एक जूते की फैक्ट्री में पार्ट टाइम काम मिल जाता है। अगले दिन से वो झाड़ू पोछा करने के बाद शाम को जूतों की फैक्ट्री में काम किया करती थी। इस तरह से उसे एक महीना बीत गया, जिसकी उसे पगार मिली और पैसे देखकर उसकी आंखें चमक उठती है और वो कहती है, आखिरकार मैंने कर दिखाया। अब मैं इन पैसों से माता रानी के लिए भोग बनाऊंगी और उन्हें चढ़ाऊंगी। ये कहकर रेशमा सामान खरीद माता रानी का प्रसाद बनाती है और अपने मंदिर में उनकी आरती करती है। ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन धावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। माता रानी, मेरे बनाए हुए भोग को ग्रहण कीजिए। ये कहकर वो माता रानी को भोग लगाती है कि माता रानी उस भोग को पूरा खत्म कर देती है और जादुई कढ़ी चावल के पात्र प्रदान करती है। ये देखकर रेशमा माता रानी को नतमस्तक अपने बच्चों के साथ नमन करते हुए कहती है, माता रानी, अपने जादुई कड़ी चावल को देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे बच्चे जी भर के खा पाएंगे। अरे माँ, ये तो मेरा फेवरेट है। इतने सारे कढ़ी चावल ये कहाँ से आए? हाँ माँ, बताओ ना कहाँ से आए? माता रानी ने दिए क्या? हाँ बेटा, माता रानी ने हमें जादुई कड़ी चावल दिए हैं। तुम जितना भी खाओ, ये खत्म नहीं होंगे। चलो चलो, वहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। अरे वाह, इतने दिनों बाद तो हम कढ़ी चावल खाएंगे। ओ बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश। ये कहकर रेशमा अपने बच्चों को कढ़ी चावल परोसती है, जिसे बच्चे बड़े चाव से खाते हैं। दोबारा खत्म होने पर वो कढ़ी चावल दोबारा मांगते हैं, जिससे कढ़ी चावल का पात्र दोबारा भर जाता है। अरे माँ, आप क्यों नहीं खाना खा रही हो? आप भी तो हमारे साथ खाना खाओ। हाँ बेटा, खाती हूँ, तुम खाते रहो। अरे वाह माँ, कढ़ी चावल कितने स्वादिष्ट हैं, मुझे और दीजिए ना। हाँ माँ, मुझे भी कढ़ी चावल बहुत पसंद आए। जादुई कढ़ी चावल की बात ही कुछ और है। ये माता रानी का दिया हुआ एक प्रसाद है, जो हमें खाने के रूप में मिला है। हाँ माँ। तभी तीनों पेट भरकर जादुई कढ़ी चावल खा लेते हैं और डकार मारकर कहते हैं, बस माँ, अब और खाया नहीं जा रहा, रहने दो। चलो शाम को खाना खाएंगे, तुम खेल लो। रेशमा घर के काम कर रही थी कि दरवाजे पर दो बच्चे और एक औरत हाथ फैलाकर कहते हैं, बहन जी, आपका बहुत बहुत भला हो। हमने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया है, मेरे बच्चे भी भूखे हैं। घर में कुछ खाने को हो तो खिला दीजिए, आपकी बहुत कृपा होगी। कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। पेट में ऐसा लग रहा है कि चूहे और हाथी कूद रहे हो। अरे बेचारे बच्चे और इसकी माँ, इसमें तो मुझे अपने बच्चे और अपनी छवि नजर आती है। मैं भी कितना परेशान हुई थी। क्यों ना वो जादुई कड़ी चावल गरीब लोगों को खिलाऊं, साथ ही उसे बेच देती हूँ, जिससे मुझे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और गरीब लोगों का पेट भी भर जाएगा। आइए आइए बहन जी, बच्चों अंदर आओ, मैं आपको खाना खिलाती हूँ। उसकी बात सुनकर वो औरत और उसके बच्चे घर में आते हैं, जिन्हें रेशमा पेट भर कर कढ़ी चावल खिलाती है
पेट भर के खाने के बाद वो औरत कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे खाने के लिए दे दिया, और मेरे बच्चों को भी। माता रानी आपकी झोली को ऐसे ही भरे रखे। बाय बाय आंटी, कढ़ी चावल बहुत टेस्टी थे। रुको, ये मैंने पैक कर दिया है, इसे बाद में खा लेना, खराब नहीं होंगे। ये कहकर माँ और बच्चे चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद रेशमा एक ठेला लगाकर उस कढ़ी चावल के पात्र में से लोगों को कढ़ी चावल बेचती है। आइए आइए, सस्ते दाम में 10 रुपए के गर्मा गर्म कढ़ी और चावल खाइए। आइए आइए। अरे वाह, आप तो बहुत सस्ते कढ़ी चावल दे रही हैं। जरा मुझे भी एक प्लेट दे दीजिए। लीजिए लीजिए। इस तरह सभी लोग उसके कढ़ी चावल की बहुत तारीफ करते हैं। अगले दिन उसकी बहुत अच्छी कमाई होती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और जादुई कढ़ी चावल को बेचकर आए पैसों से वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाती है और अपने लिए एक नया घर बना लेती है। और फिर वो पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं।